और देखिए आप 24 मिनट 24 खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में एक दो मंजिला इमारत के गिरने से मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। भीषण हादसे के बाद सीएम शिंदे घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। महाराष्ट्र में ठाणे में शनिवार को एक भयंकर हादसा देखने को मिला। यहां पर एक दो मंजिला इमारत गिरने से मलबे में लोग दब गए। हादसा इतना खतरनाक था कि मौके पर फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीम को बुलाना पड़ा, जिसके बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया गया। भीषण हादसे में जहां 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं करीब 12 लोग घायल भी हुए, जिसके बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इमारत के नीचे गोदाम था जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। अचानक से हादसे के कारण उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और सभी मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की जानकारी के बाद देर रात सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का जाकर जायजा लिया। अस्पताल में लोगों का हालचाल जाना और इस मौके पर हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए दुर्घटना में मरने वालों के परिवार वालों को जहां 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया, तो वहीं घायलों का इलाज सरकारी खर्चे से करने के निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए। और मुंबई में पान की अवैध दुकान चलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बरती है सख्ती और बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे अवैध दुकानों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है और बात ना मानने वालों की दुकानों पर बुलडोजर भी चल रहा है। मुंबई में पान की अवैध दुकान में पुलिस प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अवैध दुकान को ढहा दिया। मुंबई में पुलिस ने अवैध दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ, जिसके तहत मुंबई में प्रशासन ने अब तक कई दुकानों पर कार्रवाई की। मुंबई में कई दुकानदार दुकान की आड़ में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और इसी के बाद मुंबई में अवैध दुकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स के कारोबार को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। आए दिन अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका मकसद है मुंबई को पूरी तरीके से ड्रग्स फ्री बनाना। तो अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, क्योंकि ये पान की दुकान की आड़ में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, ड्रग्स बेच रहे थे और क्योंकि मुंबई को ड्रग्स फ्री बनाना है, इसलिए प्रशासन का पीला पंजा भी वहां पर चल रहा है और जो भी अवैध दुकानें चल रही हैं उनको बुलडोजर से गिराया जा रहा है। ड्रग्स की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने मुहिम पिछले 5 दिन से शुरू किया है। इसके अंदर अभी तक हमने 160 केसेस दाखिल किए हैं पोजेशन कैटेगरी में। उसमें 200 से ज़्यादा आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। इसके साथ साथ इलीगल जो पान टपरी जो ड्रग सेलिंग में इन्वॉल्व थी, उसमें 850 से ज़्यादा पान टपरी का हमने डिमोलिशन किया है। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा देखने को मिला। यहाँ पर एक कलर कंपनी के गोदाम में अचानक से आग लगी, इस इलाके में भगदड़ मच गई। दूसरी घटना मुंबई अहमदाबाद हाईवे की है। यहाँ पर एक बस में आग लगी और बस में सवार करीब 14 यात्रियों की जान पर बनाई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक कलर कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। आग इतनी भयंकर थी लेकिन कि देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दूसरी घटना मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी देर रात एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां पर एक यात्रियों से भरी बस में अचानक से आग लग गई और बस में सवार करीब 14 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, जिन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और कुछ को मामूली चोटें जरूर आई। पीएम मोदी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैली है। हर कोई पीएम मोदी के अंदाज का मुरीद है। ऐसे में जब पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है तो उनके फैंस अपने खास अंदाज में उन्हें विश कर रहे हैं। आज पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारण होना है। उनके चाहने वाले अपने अपने खास अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी खास अंदाज में हैं कि ओडिशा के बेरहनपुर में तो कलाकार विजय कुमार रेड्डी ने पीएम मोदी के प्रति अपना आभार जताया। विजय कुमार रेड्डी पर्ला महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं और उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरा होने पर अपनी अद्भुत प्रतिभा को दिखाते हुए पीएम मोदी की अब तक की सबसे छोटी मूर्ति बना डाली। और इस मूर्ति में खास बात यह है कि इस मूर्ति को किसी धातु से नहीं बल्कि चौक से बनाया गया। विजय ने इस मूर्ति को माय गवर्नमेंट इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। इसमें एक चौक में पीएम मोदी और एक माइक को बखूबी चित्रित किया गया है। मैं उड़ीसा के बारामपुर से हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री का जो
16 एपिसोड है मन की बात की। इसी के लिए मैं चौकाट बनाया हूँ। मोदी जी का एक 2 सेंटीमीटर का एक चौकाट बनाया हूँ। इसके साथ जो 100 एपिसोड है उनके लिए चौकाट बनाया हूँ, वो जो कि हमारा भारत के माय गवर्नमेंट तरफ से टूट भी हुआ है और इंडिया की तरफ से बहुत अप्रिशिएशन मिला है। मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। 2007 के गैंगस्टर एक्ट केस में मामले में 16 साल बाद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी पेशी पर नहीं आया, बल्कि बांदा जेल से ही डीसी के जरिए वो जुड़ा था। गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी मौजूद थे। अफजाल अंसारी को भी इस मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा दी गई है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी और बड़े भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साल 2007 के गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला साल 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। ये केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर दर्ज किया था। 2007 के बाद यानी कि 16 साल बाद ये मामला गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में था। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी। पिछले साल 23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। 2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या मामले में अंसारी बंधु 4 साल पहले बरी किए जा चुके हैं। हालांकि गैंगस्टर एक्ट का ये मामला इसी से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश में बाहुबली का बोलबाला खत्म होता नजर आ रहा है। अतीक अब अतीत बन चुका है। माफिया मुख्तार अंसारी पर भी कोर्ट का चाबुक चला है। कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार और अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर 10 साल तो अफजाल को 4 साल की सजा मुकर्रर की है। साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले के बाद लोग कहने लगे हैं कि अतीक के बाद अब मुख्तार का नंबर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में माफिया इस समय अपने सबसे खराब दौर में है। मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। माफिया अतीक और उसका भाई अतीत हो गया तो पूर्वांचल का एक और माफिया डॉन अंसारी ब्रदर्स पर कोर्ट का हथौड़ा चला है। ऐसा हथौड़ा कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जानी तय है। 2007 में गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी और उसके भाई को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा मुकर्रर की। अंसारी ब्रदर्स को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई। ये मामला 2007 का है। तब कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद पुलिस से मामला दर्ज किया था। यह केस कृष्णानंद राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल, कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने दर्ज किया था। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दे। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कमबैक किया तो माफियाओं के खिलाफ तेजी के साथ मुहिम छेड़ी। पुलिस और एसटीएफ को शाइस्ता, आयशा समेत 6 बुर्का नशी महिलाओं की तलाश है। इनमें उंजीला जाना, मंतशा और शबाना भी शामिल हैं। उमेश हत्याकांड को 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये फरार है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। उमेश पाल हत्याकांड को 64 दिन बीत चुके हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीमें मेरठ, दिल्ली, नोएडा, बंगाल घूम रही हैं। कौशाम्बी और प्रयागराज की एक गली छान चुकी है, लेकिन बुर्का गैंग का पता नहीं चल रहा। शाइस्ता की कोई खबर नहीं है। आयशा नूरी मेरठ में नहीं है। जैनब अपने मायके में नहीं है। उंजिला और मंतशा भी गायब हैं। और तो और पुलिस को अब शबाना की भी तलाश है। बुर्का गैंग पुलिस की बड़ी चुनौती बना हुआ है। शाइस्ता की सौतन तो अतीक की सहेली, जो पुलिस के लिए पहेली बन गई है, उसकी भी तलाश हो रही है। वजह यह है कि पुलिस को पता चला है कि शबाना ने उमेश पाल मर्डर से पहले अतीक से साबरमती जेल में मुलाकात की थी। शाइस्ता और अतीक के बीच आई दूरियों की एक बड़ी वजह शबाना ही थी। अब तक बेगम की तलाश कर रही पुलिस को अब सौतन को भी खोजना है। देवरानी और ननद की तलाश कर रही पुलिस को अतीक की दोनों भांजियों की भी तलाश है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल 36 दिन के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन अकड़ उसकी गई नहीं। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल से उसके परिजन मिले। एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार भी थे। अमृतपाल ने इनको एक खत सौंपा। पत्र गुरमुखी में लिखा हुआ है, जिसमें अमृतपाल ने कहा कि मेरा हौसला बुलंद है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उस पर एनएसए लगा है, लेकिन कहा जाता है कि रस्सी जल गई
पर बल नहीं गया। वही हाल अमृतपाल का भी है। देश विरोधी गतिविधियों की वजह से जेल में अमृतपाल बंद है और जब जेल मिलने के लिए परिवार के लोग पहुंचे तो अमृतपाल ने कहा कि मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। इस दौरान अमृतपाल ने सिख संगत को पत्र लिखा। चढ़ती कला का मतलब होता है कि बुलंद हौसलों के साथ, यानी अमृतपाल बताना चाहता है कि उसके हौसले पहले की तरह बुलंद हैं। असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह समेत वारिस पंजाब देश संगठन के अन्य लोगों के परिजनों के साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कानूनी सलाहकार भगवंत सिंह सयालका, सिमरनजीत सिंह और अन्य लोग भी मौजूद थे। एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार ने कहा कि अमृतपाल और दूसरे लोगों पर से एनएसए हटवाने की कोशिश करेंगे। अमृतपाल गिरफ्तारी से पहले 36 दिनों तक पंजाब पुलिस को चकमा देता रहा और एक बार फिर से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल ने खुफिया एजेंसियों के सामने मुंह तक नहीं खोला है। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर है। चुनावी प्रचार के दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस लगातार मुझे गालियां दे रही है। हार की हताशा में कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं, इसलिए कांग्रेस की दशा दयनीय होती जा रही है। देखिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बाद से तो बीजेपी गुस्से में थी, लेकिन मोदी ने संतुलित होकर कांग्रेस पर एक एक कर कई हमले किए। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित कर्नाटक के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है डबल बेनिफिट, डबल स्पीड। मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो जनता की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी और इन गालियों के शब्दकोश में टाइम खराब करने की बजाय अगर कांग्रेस ने इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में की होती तो इनकी इतनी दयनीय स्थिति ना होती। प्रधानमंत्री रविवार को कर्नाटक में रहेंगे और जनसभाएं करेंगे। अब कांग्रेस की गालियों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो बाबा साहब को भी गालियां देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। बंगले के रेनोवेशन पर हुए खर्चे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो बुरी तरह घिर गए। आलम यह है कि खुलासों पर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी संज्ञान ले लिया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आदेश दिया है कि बंगले के नवीनीकरण में गड़बड़ी के मामले की जांच होगी। आम आदमी की छवि पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल ने बंगले के रेनोवेशन में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। बंगले में काली, मार्बल, पर्दे, साज सजावट और बेहिसाब करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तो अरविंद केजरीवाल के इस बंगले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो तो करोड़ों के बारे न्यारे करा रही है। और जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए। दस्तावेजों को तुरंत कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया गया है। एक बात तो तय कि बंगले का रेनोवेशन केजरीवाल के गले की फांस बन गया है, जो ना ही निगलते बन रहा है ना ही उगलते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।